एक बार फिर से स्वागत है आपका यूलर्स इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग का श्वसन तंत्र का पार्ट 3 होने वाला है। इसके पहले जो है 2 वीडियो जो है श्वसन तंत्र का बना दिया गया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि मनुष्य में जो है श्वसन कैसे कैसे होता है। ऑक्सीजन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो कैसे आता है, नासा छिद्र, नासा कपाट, ये सब क्या होता है, और डायाफ्राम क्या होता है, फिर जो है कौन कौन सी बीमारियां होती है, कंप्लीट जो है इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि जो श्वसन मार्ग होता है मनुष्य में, ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको जो है साथियों हम नॉर्मली समझाते हैं, फिर उसको जो है जो चार्ट दिया हुआ है उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग समझते हैं कि मनुष्य में जो है साथियों श्वसन कैसे होता है। मनुष्य में श्वसन कैसे होता है। मनुष्य में श्वसन, तो ध्यान रखना है आपको कि मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया में हम लोग जो है ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। किस गैस को साथियों ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस को। और ऑक्सीजन गैस को जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले मनुष्य में जो ऑक्सीजन होता है वो नासा छिद्र से होकर जाता है। नाक में के छिद्र को साथियों हम लोग कहते हैं नासा छिद्र। तो सबसे पहले जो है नासा छिद्र से होकर सबसे पहले जो है ऑक्सीजन जाता है। साथियों, नाक में का जो छिद्र होता है, नाक में जो छिद्र होता है, इस छिद्र को हम लोग कहते हैं नासा छिद्र। और सबसे पहले जो हम श्वास लेते हैं, श्वास को जो हम लोग खींचते हैं, तो ये श्वास जो होता है ऑक्सीजन जिसमें रहता है, कई सारी गैसें रहती है, तो वो ऑक्सीजन जो होता है वो नासा छिद्र से होते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो इस वाले हिस्सा को हम लोग बोलते हैं नासा छिद्र। क्या बोलते हैं? नासा छिद्र बोलते हैं। अब इसके बाद जो ऑक्सीजन होता है वो यहाँ तक जाता है, यहाँ पे। इस वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं नासा कपाट। क्या बोलते हैं साथियों? नासा कपाट। ये एक्चुअली में जो है श्वसन मार्ग है, श्वसन मार्ग है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे साथियों नासा कपाट। क्या बोलेंगे साथियों? इसको हम लोग बोलने वाले हैं नासा कपाट। इसी को जो है विनाश भी कहते हैं। कहते हैं ना कि कोई मार के जो है विनाश फोड़ दिया, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं साथियों? विनाश कहते हैं, विनाश। हम लोग तो जब 6, 7, 8 में पढ़ते थे तो किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो ऐसे मुक्का बांध के ऐसे और उसको विनाश से मार देते थे, ऐसे ऐसे। तो ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे जो है बहुत मुलायम हड्डी होती है, यहाँ पे मारेगा तो बहुत ही चोट भी लगेगा। तो ये वाला जो हिस्सा होता है साथियों, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं नासा कपाट। क्या बोलते हैं? नासा कपाट। या इसी को जो है विनाश भी कहा जाता है। क्या कहता है साथियों? विनाश। तो याद कीजिए, फिर इसको हम लोग बोलेंगे नासा छिद्र बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नासा कपाट। नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट। अब मुंह जैसे ही खोलिएगा, मुंह ऐसे, तो इसका अंदर देखिए हल्लक आएगा, एक टॉन्सिल लटका हुआ होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहला हो गया नासा छिद्र, उसके बाद हो गया नासा कपाट, उसके बाद आता है फेरिंग्स। क्या आता है? फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स, फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं हल्लक। क्या कहते हैं साथियों? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हल्लक कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं हल्लक, हल्लक। इसी को हल्लक कहा जाता है। अगर मुंह को ऐसे खोलिएगा, मुंह को, तो देखिएगा एक टॉन्सिल लटका होता है, तो उसी को बोलते हैं हल्लक। तो उसी में जीभ रहता है। कहते हैं ना, कोई महिला देखिए गाली वगैरह देते, कहते हैं तो हल्लक में से तो जो है जीभ निकाल लेंगे। तो हल्लक जो होता है, हल्लक, उसी को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। तो पहला हो गया नासा छिद्र, दूसरा हो गया नासा का पार्ट, तीसरा हो गया फेरिंग्स। उसके बाद से क्या होता है? उसके बाद होता है लैरिंग्स। क्या होता है? लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग बोलते हैं स्वर तंत्र। क्या बोलते हैं साथियों? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्वर तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसको हम लोग कहते हैं स्वर तंत्र, वॉइस बॉक्स इसी को कहते हैं। ये कंठ के पास में होता है, यहाँ पे देखिएगा तो ये है आपका लैरिंग्स, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। यहीं से आवाज आता है, इसको दाब दीजिएगा, इसको अगर दाब दीजिएगा तो आवाज नहीं आएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं स्वर यंत्र या स्वर तंत्र कहते हैं। तो इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। तो सबसे पहले ऑक्सीजन जो होता है वो पहुंचता है नासा छिद्र में, नासा छिद्र में, फिर नासा कपाट में, फिर फेरिंग्स, फिर उसके बाद से लैरिंग्स। और उसके बाद से अब आइएगा तो आगे होगा ट्रेकिया। क्या होगा साथियों? तो आगे होगा आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम लोग कहते हैं श्वास नली। कीटों का ये साथियों श्वसन अंग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। तो इसको कहा जाता है श्वास नली, और कीटों का ये श्वसन अंग होता है। तो हम लोग के पास ट्रेकिया कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला कोरोना जो महामारी आया था तो उसमें यहीं पे जो है पाइप लगा कर तब जो है फेफड़ा में ऑक्सीजन दिया जा रहा था। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया, या इसी को हिंदी में कहते हैं श्वास नली, श्वास नली। कीटों का यह श्वसन अंग होता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ट्रेकिया हो गया। अब ट्रेकिया के बाद से हम फोटो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए फोटो यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पे फोटो बनाते हैं। देखिए ये है आपका फेफड़ा का फोटो। किसका फोटो है साथियों? ये है फेफड़ा का फोटो, फेफड़ा का फोटो। ये है आपका ट्रेकिया। क्या है साथियों? ये है आपका
ट्रेकिया, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, श्वास नली बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, श्वास नली। ये होता है आपका ट्रेकिया होता है। अब ये वाला जो होता है, इस वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं ब्रोनकाई, और इसमें देखिए एक छोटा छोटा ऐसे ऐसे निकला हुआ रहता है, इस तरह का ऐसे संरचना निकला हुआ होता है। ढेर सारा जो है साथियों ऐसे संरचना निकला हुआ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोनकियोलस। क्या बोलते हैं साथियों, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोनकियोलस, ब्रोनकियोलस बोलते हैं। तो इस संरचना को हम लोग बोलते हैं ब्रोनकियोलस, और इसके ऊपर जो है गुब्बारे जैसी ऐसी संरचना बनी हुई होती है। इस तरह का जो है साथियों गुब्बारा जैसा जो होता है वो संरचना बना हुआ होता है, इस तरह का गुब्बारा जैसा संरचना बना हुआ था। और इसी संरचना को हम बोलते हैं, इस संरचना गुब्बारे जैसी संरचना को बोलते हैं कुपिका बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि फेफड़े की जो अंतिम संरचना होती है जो गुब्बारे जैसी होती है, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं साथियों कुपिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस संरचना को हम लोग कुपिका बोलते हैं। तो ये हो गया आपका कुपिका। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका ट्रेकिया, ये हो गया आपका क्या, ट्रेकिया। ये जो ऐसे आया हुआ है, ये जो ऐसे आया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोनकाई। क्या बोलते हैं साथियों, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोनकाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोनकाई, ब्रोनकाई कहते हैं, ब्रोनकाई, ब्रोनकाई। अब ये वाला जो संरचना आप देख रहे हैं, ये वाला संरचना ऐसे ऐसे करके, ये वाला जो संरचना है ये है ब्रोनकियोलस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोनकियोलस, ब्रोनकियोलस। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोनकियोलस बोलते हैं, इसको ब्रोनकियोलस, ब्रोनकियोलस इसको बोलते हैं। तो ट्रेकिया हो गया, ब्रोनकाई हो गया, ब्रोनकियोलस हो गया। अब उसके बाद से क्या होता है, एल्वियली, एल्वियली को ही बोलते हैं कुपिका। ये वाला जो गुब्बारे जैसी संरचना आपको दिख रही है इसी को हम लोग बोलेंगे साथियों एल्वियली, एल्वियली। तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियली। अब यहाँ पे क्या होता है, तो रक्त वाहिकाओं का जाल होता है। रक्त वाहिकाओं का क्या होता है साथियों, जाल होता है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन आपका होता है, यहाँ से जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है ये आपके रक्त वाहिकाओं से होते हुए ये आपके ब्लड में चला जाएगा। एल्वियली से जो आपका ऑक्सीजन होगा कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। ब्लड से कहाँ जाएगा, तो आपके सेल में कोशिकाओं में जाएगा। कोशिकाओं में से कहाँ जाएगा, तो कोशिकाओं में से जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है साथियों, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है क्रेब्स चक्र। कौन सा चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। और इसी क्रेब्स चक्र से क्या बनता है, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा, कितना एटीपी, 38 एटीपी। तो एटीपी के रूप में जो है हम लोगों में क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। तो ये हो गया साथियों मनुष्य में श्वसन मार्ग, मनुष्य में श्वसन मार्ग होता है। तो याद कीजिए शुरू में क्या बताते हैं, पहला होता है नासा छिद्र, दूसरा होता है नासा का पार्ट, उसके बाद होता है फेरिंग्स, फिर क्या होता है लैरिंग्स, फिर होता है ट्रेकिया, फिर ब्रोनकाई, ब्रोनकियोलस, एल्वियली, ब्लड, सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्रेब्स चक्र चलेगा, फिर क्या बनेगा, एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा बनेगा। तो ये जो होता है वो ऑक्सीजन का मार्ग होता है हमारे शरीर में, कि ऑक्सीजन जो होता है वो कैसे कैसे आपके शरीर में जाता है और किस प्रकार ग्लूकोज को तोड़ के और उसको जो है ऊर्जा के रूप में बदलता है। चलिए इसका स्लाइड भी बना हुआ है, स्लाइड के माध्यम से भी समझते हैं, देखते हैं। देखिए मनुष्य में श्वसन मार्ग, मनुष्य में जो होता है साथियों श्वसन मार्ग कैसे होता है, मनुष्य में श्वसन मार्ग। तो चलिए देखिए मनुष्य में जो श्वसन मार्ग होता है, मनुष्य में श्वसन मार्ग, इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले साथियों होता है नासा छिद्र। क्या होता है साथियों, सबसे पहले नासा छिद्र होता है। देखिए यहाँ पे देखिएगा फोटो में आपको जो है साफ सुथरा दिख रहा होगा। यहाँ पे फोटो में देखिए ये वाला जो है एयर, हवा जो है नासा छिद्र से होकर जाएगा, सबसे पहले यहाँ से एंट्री करेगा नासा छिद्र, और फिर उसके बाद से क्या मिलेगा आपको, नासा का पार्ट मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं भिनास। क्या मिलेगा, भिनास। तो इस वाला हिस्सा को आपको बताए थे कि इसे हम लोग बोलते हैं नासा का पार्ट या भिनास, नासा का पार्ट या भिनास का आया था। उसके बाद से होता है फेरिंग्स। क्या होता है, फेरिंग्स, या इसी को हम लोग कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं साथियों, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स। फेरिंग्स कौन सा होता है, देखिए यहाँ पे इस वाले संरचना में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा है आपका फेरिंग्स। क्या है, फेरिंग्स है। उसके बाद से आपका साथियों लैरिंग्स। क्या है, लैरिंग्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर यंत्र, या इसी को हम लोग कहते हैं वॉइस बॉक्स। क्या कहते हैं साथियों, इसी को हम लोग कहते हैं वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसी को हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं या लैरिंग्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स। उसके बाद आता है साथियों ट्रेकिया। देखिए ये वाला जो होता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया, या इसी को हम लोग कहते हैं श्वास नली। ट्रेकिया या श्वास नली इसी को कहता है। ये होता है साथियों कीटों का श्वसन अंग। कीटों का श्वसन अंग कौन सा होता है, तो कीटों का श्वसन अंग होता है आपका ट्रेकिया या श्वास नली, ट्रेकिया या श्वास नली होता है। उसके बाद देखिएगा तो इसमें एक संरचना ऐसे बट गया है, ऐसे संरचना बट गया है। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोनकाई। क्या कहते हैं, ब्रोनकाई। उसके बाद देखिएगा इसमें और संरचना छोटी छोटी ऐसी संरचना है, इस संरचना को हम लोग कहते हैं ब्रोनकियोलस। क्या कहते हैं साथियों, ब्रोनकियोलस। और लास्ट में गुब्बारे जैसी जो संरचना होगी उस गुब्बारे जैसी संरचना को हम लोग कहेंगे एल्वियली, या उसी को हम लोग कहेंगे कुपिका। तो
फेफड़े के अंदर जो गुब्बारे जैसी संरचना पाई जाती है उस संरचना को क्या कहते हैं, तो गुब्बारे जैसी जो संरचना पाई जाती है उस संरचना को हम लोग साथियों कहते हैं एल्वियली या कुपिका, एल्वियली या कुपिका कहते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद से जो है एल्वियली या कुपिका में क्या होता है, तो रक्त वाहिकाओं का जाल होता है। उसके बाद से जो ऑक्सीजन होता है वो आपके ब्लड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा साथियों, ब्लड में, रक्त में चला जाएगा। रक्त से कहाँ जाएगा, तो आपके सेल में यानी कोशिकाओं में जाएगा, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है साथियों क्रेब्स चक्र चलता है, और उसी से क्या बनता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि मनुष्य में जो है श्वसन मार्ग कैसे कैसे होता है। देख लीजिए एक बार और, नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोनकाई, ब्रोनकेलस, एल्वियली, ब्लड, उसके बाद से सेल, उसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स चक्र चलेगा, और एटीपी के रूप में क्या बनेगा साथियों, ऊर्जा बनेगा। चलिए अब आपके एग्जाम में अगर ये पूछ दे कि जो है, हालांकि ये पूछा भी गया है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का, मनुष्य के श्वसन तंत्र का, मनुष्य के श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनावें, मनुष्य के श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनावें तथा इसके क्रिया विधि का वर्णन करें, तथा इसके क्रिया विधि का वर्णन करें, क्रिया विधि का वर्णन करें। तो ये साथियों 5 नंबर में आपके एग्जाम में जो है पूछा गया है, 5 नंबर में ये आपके एग्जाम में पूछा गया। तो कैसे इसके बारे में हम 5 नंबर में लिख सकते हैं, तो सबसे पहले आप चाहें तो इस फोटो को जो है आराम से बना सकते हैं। ये वाला जो फोटो दिया हुआ है इसको आराम से बना सकते हैं। एयर है, इसका नाम वगैरह पूरा लिखेंगे, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये हिंदी में सब लिखना होता है। आपके एनसीईआरटी में भी, आपके एनसीईआरटी में खूब बढ़िया इसका जो है फोटो बनाया हुआ है, वहाँ से भी देख के आप जो है एनसीईआरटी से बना सकते हैं, आप उसको भी बना सकते हैं। तो चलिए क्या लिखेंगे हम मनुष्य में श्वसन में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य साथियों नाक के द्वारा ऑक्सीजन गैस को जो है ग्रहण करता है। तो मनुष्य जो होता है साथियों, मनुष्य जो होता है वो नाक के द्वारा जो होता है वो ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, नाक के द्वारा जो होता है ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है। हम लोग नाक से ही तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, नाक के द्वारा जो है ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है। नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जो हवा के साथ आए हुए गंदगियों को रोकने का कार्य करते हैं। नाक में साथियों छोटे छोटे बाल होते हैं जो हवा के साथ आए हुए गंदगियों को रोकने का काम करते हैं। नाक में छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं जो हवा के साथ आए हुए गंदगियों को रोकने का कार्य करते हैं। नाक में जो है एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उस चिपचिपे पदार्थ को बोलते हैं श्लेष्मा। क्या कहते हैं साथियों, उस चिपचिपे पदार्थ को कहते हैं श्लेष्मा। यह श्लेष्मा क्या करता है, ये भी हवा के साथ आए हुए गंदगियों को जो है उसको जो है रोकने का कार्य करता है। कभी कभी जो है वो दिखेगा वो सूख जाता है तो बन जाता है उसमें, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वो होता है श्लेष्मा। क्या होता है साथियों, श्लेष्मा। तो इसके बाद जो होता है, इसके बाद जो है नली में जो है, नली में श्लेष्मा होता है। यह एक जो होता है चिपचिपा, यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है साथियों, चिपचिपा पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन के साथ आए हुए गंदगी को रोकने का कार्य करता है, तो नाक में मनुष्य जो होता है, मनुष्य नाक से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जो हवा के या ऑक्सीजन के साथ आए हुए गंदगी को रोकने का कार्य करते हैं। फिर नाक में जो होता है वो श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा क्या करता है, तो श्लेष्मा भी हवा के साथ आए हुए गंदगी को रोकने का काम करता है। इसके बाद ऑक्सीजन जो होता है वो शुद्ध होकर आगे की ओर बढ़ता है। अब आगे की ओर बढ़ेगा तो फिर उसमें कौन सा जो है हिस्सा भाग लेगा, तो देखिए इसके बाद जो होता है वो ऑक्सीजन जो होता है साथियों शुद्ध होकर आगे की तरफ बढ़ता है और कंठ से होते हुए फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, फुफ्फुस मतलब साथियों फेफड़ा, यानी कि कंठ से होते हुए कहाँ प्रवेश करता है, फुफ्फुस में प्रवेश कर जाता है। फुफ्फुस के अंदर जो होता है वो मार्ग छोटे छोटे नालिकाओं के रूप में विभाजित होता है, जिसका अंतिम सिरा जो होता है वो गुब्बारे के संरचना के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, गुब्बारे के संरचना के जैसा होता है, जिसे कहते हैं कुपिका। क्या कहते हैं साथियों, कुपिका। अगर ये जैसे लिखा गया है इसको आप याद करके एग्जाम में लिखते हैं तो कंफर्म है कि आपको जो है एग्जामिनर 5 में 5 मार्क्स देगा। इसीलिए ये आपको जो है स्लाइड बनाया गया है ताकि इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट करके इसको अच्छे से याद कर सकें। तो याद रखिएगा कि गुब्बारे जो फेफड़ा होता है उसमें गुब्बारे जैसी जो संरचना होती है, उस गुब्बारे जैसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, कुपिका कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, कुपिका कहते हैं। अब कुपिका तक अगर ऑक्सीजन पहुंच गया है, अब उसके बाद क्या होगा, तो जब मानव जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तब इन कुपिकाओं के अंदर का जो दाब होता है वो बढ़ जाता है।
कैसे बढ़ जाता है? तो जैसे एक गुब्बारा हम लेते हैं, क्या लेते हैं साथियों? एक गुब्बारा लेते हैं। अब गुब्बारा में अगर हम हवा भरेंगे तो गुब्बारा फूल जाएगा। सेम उसी गुब्बारे के जैसा जो संरचना होता है वो हम लोग के फेफड़े में होता है, और जो गुब्बारा जैसा संरचना होता है उस संरचना को हम लोग कहते हैं कुपिका। तो जैसे हम लोग श्वास लेते हैं और जब फेफड़े में श्वास भरता है तो कुपिका जो होता है वो फूल जाता है। कुपिका के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता है, ऑक्सीजन का दाब बढ़ता है, जिसके कारण कुपिका क्या होता है? फूल जाता है। तो जैसे ही कुपिकाओं के अंदर जो है दाब बढ़ जाता है तो कुपिकाओं में जो होता है वो पतली पतली रक्त वाहिकाओं का जो है जाल होता है। कुपिकाओं में पतली पतली रक्त वाहिकाओं का क्या होता है? जाल होता है। यहाँ पे फोटो में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फोटो में दिखाया गया स्पष्ट रूप से, देखिए फोटो में ये वाला जो संरचना है आपका ट्रेकिया है। क्या है साथियों? ये वाला संरचना है ट्रेकिया। ये वाला संरचना क्या है? ट्रेकिया। ये अर्धवलय के बने होते हैं। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया कि ये किसके बने होते हैं? तो अर्धवलय के बने होते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है लेफ्ट मतलब बायां फेफड़ा है, और ये है राइट लंग्स, ये दायां वाला है। अब इसमें देखिए इसका जो अंतिम सिरा जो होता है साथियों, ये गुब्बारे के संरचना के जैसा होता है, इसी को बोलते हैं कुपिका। और इसी में क्या होता है? रक्त वाहिकाओं का जाल होता है। रक्त वाहिकाओं का क्या होता है साथियों? जाल होता है। यहाँ पे देखिए ये वाला रक्त वाहिकाओं का जाल, इसमें एल्वेली एकदम स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो संरचना होगा ये होगा आपका एल्वेली। तो उसी में क्या होता है? तो इसी के पास जो है रक्त वाहिकाओं का जो है जाल होता है। ढेर सारा रक्त वाहिकाओं का क्या होता है? जाल होता है। जैसे ही ऑक्सीजन आएगा तो ये रक्त वाहिकाएं जो होती है वो रक्त को लेकर ब्लड में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी साथियों? ये ब्लड में लेकर चली जाएगी। तो रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, जिससे ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन यह रक्त के साथ मिलकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। शरीर के सभी कोशिकाओं तक साथियों पहुंच जाता है। तो रक्त को जो है हमने कहाँ पहुंचा दिया? सभी कोशिकाओं तक। और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, क्रेफ्ट चक्र चलेगा, उसके बाद से ऊर्जा बनेगा। चलिए अगले स्लाइड में देखिए, है कि इस ऑक्सीजन का उपयोग जो होता है वो शरीर के अंदर कई तरह की कोशिकीय क्रियाओं को करने में किया जाता है। शरीर के अंदर इस ऑक्सीजन का मुख्य उपयोग जो होता है साथियों वो किस काम में होता है? तो मुख्य उपयोग होता है ऊर्जा बनाने में, क्योंकि यही ऑक्सीजन जब जाता है तो ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट में टूटता है, और ग्लूकोज से क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। क्या बनता है साथियों? ऊर्जा बनता है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस ऑक्सीजन का उपयोग जो होता है वो शरीर के अंदर कई तरह की कोशिकीय क्रियाओं को, कोशिका के अंदर जो क्रियाएं होती है यानी जो क्रेफ्ट चक्र चलता है उस काम में किया जाता है, जिससे यह जो ऑक्सीजन होता है साथियों वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। किस रूप में बदल जाता है साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के रूप में बदल जाता है, और यह वापस आता है और रक्त के माध्यम से होते हुए ये कुपिका तक फिर पहुंच जाता है। तो रक्त के माध्यम से होते हुए जो है ये कहाँ तक पहुंच जाता है? कुपिका तक पहुंच जाता है। कुपिकाओं के अंदर कुपिकाओं के द्वारा जो है इसे श्वास नली में वापस भेज दिया जाता है, जहां से यह कार्बन डाइऑक्साइड नाक से होते हुए शरीर से बाहर हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य में श्वसन की क्रिया होती है। तो इतना आपको साथियों जो है अच्छे से समझना है, उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है, और इसी को जो है एग्जाम में लिखना है। चलिए फोटो के माध्यम से भी देख लेते हैं कि फोटो के माध्यम से जो है कैसे। देखिए यहाँ पे जो है एयर आया, हवा जो है इसके अंदर एंट्री करेगा और यहीं से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ये वाला जो संरचना है, ये बड़ा वाला संरचना, इस वाले संरचना को हम कहेंगे कुपिका। देखिए यहाँ पे एल्वेली लिखा हुआ है, कुपिका इसको हम लोग कहेंगे। अब इसमें देखिए कि ये यहाँ पे देखिए ये है रक्त वाहिकाओं का जाल, ये है साथियों आपका आरबीसी। कौन है? आरबीसी। और आरबीसी में कौन होता है साथियों? हीमोग्लोबिन होता है। कौन होता है साथियों? हीमोग्लोबिन। यही जो होता है इस ऑक्सीजन को जो है कोशिकाओं में लेके जाता है, ब्लड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए एंट्री किया कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जो है इधर कौन चला गया? इधर एंट्री किया ऑक्सीजन, और बाहर कौन चला गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? फिर वापस से फेफड़ा में चला जाएगा, और ऑक्सीजन जो होगा ये यहाँ से जो है वापस कहाँ चला जाएगा? सेल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा साथियों? सेल में चला जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके जो है एल्वेली का स्ट्रक्चर है कि एल्वेली में कैसे जो है ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है समझ में आया होगा। चलिए अब आगे समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कुपिका के बारे में। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि कुपिका किसे कहते हैं, एल्वेली किसे कहते हैं, तो इसका हम परिभाषा क्या बोलेंगे? तो इसका हम परिभाषा बोल सकते हैं कि फेफड़े के अंदर, फुफ्फुस के जो अंदर होता है वो मार्ग छोटे छोटे नलिकाओं के रूप में विभाजित हो जाता है, जिसका अंतिम सिरे जो होते हैं वो गुब्बारा के संरचना के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? गुब्बारा के संरचना के जैसा होता है। और गुब्बारे जैसी इसी संरचना को साथियों कहते हैं कुपिका। क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। तो फेफड़ा जो होता है, हम लोग का जो फुफ्फुस होता है, हम लोग का जो फेफड़ा होता है, देखिए फोटो में भी दिखाया गया है। यहाँ पे हम लोग का साथियों जो फेफड़ा होता है, यहाँ पे देखिए जो फेफड़ा होता है इसका अंतिम सिरा जो होता है वो गुब्बारे के संरचना के जैसा होता है। किसके जैसा होता है साथियों? गुब्बारे के संरचना के जैसा होता है। और गुब्बारे जैसे इसी संरचना को हम लोग कहते हैं कुपिका। क्या कहते हैं साथियों? गुब्बारे जैसे
इसी संरचना को कहा जाता है कूपिका। क्या कहा जाता है? कूपिका। यही इसी कूपिका में जो है ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन क्या होता है? वो आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो फेफड़े से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। कूपिका का परिभाषा जो है आप अच्छे से देख लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा तो इसको लिखना पड़ेगा। चलिए अब आगे समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा साथियों, इपीग्लोटिक्स क्या होता है। इपीग्लोटिक्स, 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 इपीग्लोटिक्स क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। और हिचकी क्यों आता है? हिचकी क्यों आता है? हिचकी क्यों आता है? अब देखिए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट है कि जब हम लोग भोजन करते हैं, जब हम लोग साथियों भोजन करते हैं और जब हम लोग श्वास लेते हैं तो दोनों का रास्ता एक ही है। जैसे मुख से हमने भोजन किया तो ये भी उसी नली से होकर जाएगा, हमने श्वास लिया तो वो भी उसी नली से होकर जाएगा। तो कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो जब भोजन आए तो उसको देखते रहे, जब भोजन आए उसको देखते रहे और वो भोजन को भोजन नली में यानी आमाशय में, पेट में भेज दे। और जब हम श्वास लेंगे तो उसको श्वास नली से होते हुए आपके फेफड़ा में भेज दे। तो उसका चौराहे का काम करता है, ये इपीग्लोटिक्स काम करता है। कौन करता है साथियों? इपीग्लोटिक्स जो होता है वो चौराहे का काम करता है। फिगर में देखिए, फोटो से समझिए। देखिए फोटो में कैसे दिया हुआ, देखिए यहाँ पे जो है नाक है, अब नाक से जो है यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पे ये मुख गुहा है, यहाँ से जो है भोजन आएगा। ये दोनों का रास्ता जो है कुछ देर तक जो है एक ही होता है। अब यहाँ पे ये वाला जो पाइप आप देख रहे हैं, ये वाला पाइप, ये वाला पाइप, ये वाला पाइप, देखिए ये वाला पाइप कौन सा है? ये वाला पाइप है आपका श्वास नली का। किसका पाइप है? श्वास नली का ये पाइप है, श्वास नली का ये पाइप है। और ये वाला पाइप आप देखिएगा तो ये है भोजन नली का। किस नली का पाइप है? ये भोजन नली का पाइप है। यहाँ पे देखिए ये स्टोमक है, ये आपका पेट है। यहाँ पे देखिए ये पेट है आपका। अब यहाँ पे जो होता है, यहीं पे होता है इपीग्लोटिक्स। कौन होता है साथियों? इपीग्लोटिक्स होता है। अब ये इपीग्लोटिक्स क्या करता है? तो ये इपीग्लोटिक्स क्या करता है? ये इपीग्लोटिक्स क्या करता है? देखता है कि जैसे ही ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन जैसे ही आ रहा है तो ये भोजन नली के पास ऐसे घूम जाता है। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से होते हुए चला जाता है आपके श्वास नली में, आपके फेफड़ा में चला जाता है। और जब देखता है कि भोजन जो है, जब देखता है कि भोजन जो है भोजन नली के लिए आ रहा है तो ये इधर ऐसे घूम जाता है, इधर घूम जाएगा। जिसके कारण भोजन जो होगा वो कहाँ चला जाएगा? वो भोजन नली में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा साथियों? भोजन नली में। तो इपीग्लोटिक्स जो होता है वो चौराहे का काम करता है, जिसका मुख्य काम होता है भोजन जब आए तो श्वास नली को बंद कर दे, अब जब ऑक्सीजन आए तो भोजन नली को बंद कर दे। यही काम होता है, ये चौराहे का काम करता है। अब हिचकी क्यों आता है? अब हिचकी क्या होता है? तो इसका नियंत्रण जो होता है हिचकी का हम लोग के ब्रेन से होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भोजन करते रहते हैं और किसी के बारे में सोचते रहते हैं, किसी के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं और भोजन करते रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग का जो ब्रेन होता है, हम लोग का जो दिमाग होता है वो बिजी हो जाता है। अब भोजन जब हम लोग करते हैं तो ये ब्रेन ही आदेश देता है कि जो इपीग्लोटिक्स है इसको किधर घूमना है। अब ये इपीग्लोटिक्स जो होता है वो बार बार ब्रेन से पूछता रहता है कि बताइए चाचा कहने घूमना है, और तो उधर अलग ही बिजी है अपना। तो ब्रेन जो है ऑर्डर नहीं दे पाता है इपीग्लोटिक्स को कि आपको किधर घूमना है। तो ये कंफ्यूज हो जाता है, इसको पता नहीं चलता है घूमना किधर। तो ये इपीग्लोटिक्स क्या करता है, ये जो होता है जब भोजन आता है तो ये भोजन नली को बंद कर देता है, जिसके कारण जो कभी कभी क्या होता है कि भोजन जो होता है वो श्वास नली के अंदर एंट्री करने लगता है। तो फेफड़े के अंदर की जो कुपिकाएं होती है वो देखने लगती है कि भाई श्वास के जगह पे जो भोजन कहाँ से आ रहा है, तो वो जो है जोड़ लगाती है उधर से। तो तुरंत हम लोग क्या आता है? हिचकी आता है। तो देखते हैं ना, जब किसी को हिचकी आता है तो उसके सिर पे ऐसे ऐसे थपथपाया जाता है। क्यों? क्योंकि होश में आ जाओ, कहाँ सोए थे। तो उल्टा लोग कहते हैं कि जो है हम लोगों को कोई याद कर रहा है, फूफा जी मामा जी ऐसे करके कोई याद कर रहा है तब जो है हिचकी आता है, जबकि गलत बात है। हम लोग किसी को याद करते हैं तब हम लोग को हिचकी आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया कि हिचकी जो है क्यों आता है और इपीग्लोटिक्स जो है क्या होता है। चलिए अब कई तरह की जो है आपके फेफड़े से रिलेटेड जो है 3 तो बीमारी एकदम याद रखना है आपको। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसमें 3 तरह की जो है कौन कौन सी बीमारियां होती है, कौन कौन सी जो है 3 बीमारियां होती है उसके बारे में समझते हैं। देखिए अस्थमा होता है, कॉप्ड होता है, कई सारी बीमारियां होती है इसमें, लेकिन 3 बीमारी जो है सबसे फेमस है। तो चलिए तीनों बीमारियों के बारे में हम लोग समझते हैं कि 3 बीमारियां जो है कौन कौन सी होती है। अगर हम फेफड़े की बीमारी का बात करें कि फेफड़े में जो है कौन कौन सी बीमारी होती है, तो देखिए अगर हम बीमारी का बात करेंगे कि बीमारी कौन कौन सी होती है, डिजीज, तो 3 बीमारी होती है श्वसन तंत्र से संबंधित। श्वसन तंत्र से संबंधित जो है साथियों 3 बीमारी होती है। पहला बीमारी कौन सा होता है? पहला बीमारी होता है साथियों निमोनिया। कौन सा बीमारी होता है? पहला बीमारी होता है निमोनिया, निमोनिया बीमारी होता है। दूसरा बीमारी होता है साथियों टीबी, टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस इसको कहा जाता है। और तीसरा कौन सा बीमारी होता है? तीसरा बीमारी अभी हाल ही फिलहाल में चला था, कोरोना। कौन बीमारी साथियों? कोरोना। इसका बीमारी का नाम था कोविड-19,
19 नाम था, कोविड-19। अब ये तीनों बीमारी जो होता है साथियों, ये आपके फेफड़ा से संबंधित है। निमोनिया बीमारी क्या होता है, तो इसमें फेफड़े में पानी भर जाता है। फेफड़े में क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। टीबी बीमारी में क्या होता है, तो इसमें खून भर जाता है, रक्त भर जाता है, खून भर जाता है। और कोरोना बीमारी में क्या होता है, तो इसमें कोरोना वायरस भर जाता है, कोरोना वायरस भर जाता है। तो पहला समझते हैं कि जो निमोनिया बीमारी होता है साथियों, वो कैसे हो जाता है। तो निमोनिया बीमारी ज्यादातर जो होता है ना, छोटे बच्चों को होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उन लोगों को ये ज्यादातर बीमारी हो जाता है। बच्चे जो होते हैं ना, उनका फेफड़ा उतना ज्यादा डेवलप नहीं होता। बच्चों का जो फेफड़ा होता है साथियों, उतने ज्यादा डेवलप नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है कि हवा में जलवाष्प होता है। हवा में क्या होता है, जलवाष्प होता है। जैसे ठंडे के दिनों में आप देखिएगा कि बोलेरो का शीशा है, उस पर अगर आप फूकिएगा ऐसे ऐसे करके कीजिएगा, तो देखिए पूरा वाष्प उस पर लग जाएगा ऐसे। तो ठंडे के दिनों में क्या होता है, तो पूरे जो है हवाओं में होता है, जलवाष्प भरा हुआ होता है। और छोटा बच्चा का फेफड़ा उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण कोई छोटा बच्चा है जब वो श्वास लेता है, तो श्वास के साथ साथ उसके फेफड़े में जो होता है वो जलवाष्प भी चला आता है, और उसके फेफड़े में वो जलवाष्प जो है जमा होने लगता है, पानी जमा होने लगता है, और वही बाद में एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है, जिस बीमारी को हम लोग कहते हैं निमोनिया। कौन बीमारी कहते हैं साथियों, निमोनिया कहते हैं। निमोनिया से जो है कई सारे बच्चों की जो है मौत हो जाती है। दूसरा कौन सा बीमारी है, दूसरा बीमारी है टीबी। टीबी को हम लोग कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। हम लोग को पहले क्या समझ में आता था, पहले हम लोग को समझ में आता था कि टीबी देखने से टीबी हो जाता है। तो घर वाले कहते हैं कि टीबी मत देखो, पढ़ाई करो, तब टीबी हो, नहीं तो टीबी हो जाएगा। तो इस टीबी का मतलब होता है टेलीविजन। टेलीविजन, टेलीविजन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दूरदर्शन। क्या कहते हैं साथियों, तो इसको हम लोग कहते हैं दूरदर्शन, मतलब दूर से दर्शन कीजिए हीरो हीरोइन का, तो उसको बोलते हैं दूरदर्शन, टेलीविजन इसको कहते हैं। और इस टीबी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस, ये ट्यूबरकुलोसिस ये बीमारी है, और ये इस टीबी का मतलब होता है टेलीविजन। हम लोग को बचपन में कितना डराया धमकाया जाता था, टीवी देखने से मना किया जाता था, पढ़ने के लिए कहा जाता था। तो टीबी बीमारी में क्या होता है कि तो फेफड़े की जो कुपिकाएं होती है, जो टीबी बीमारी फैलाने वाला जो वायरस होता है, ये क्या करता है, तो आपके फेफड़े के कुपिका को ही फाड़ देता है। अब कुपिका को जब फाड़ देगा तो पूरा ब्लड जो होता है कुपिका में ही जमा होने लगता है। पूरा ब्लड होगा कहाँ पे जमा होने लगेगा, कुपिका में जमा होने लगता है। और जब हम खांसते हैं तो मुंह जो ब्लड होता है वो मुंह के रास्ते जो है बाहर आने लगता है। तो पिक्चर वगैरह में देखे होंगे, लास्ट सीन में यही होता है कि कोई हीरो है, उसको जो है टीबी हो गया लास्ट में। तो टीबी बीमारी में क्या होता है, तो फेफड़े से मुंह से जो है मुंह से जो है रक्त आने लगता है। तो टीबी भी बहुत खतरनाक बीमारी होता है। ये भी आपका श्वसन तंत्र से ही संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों, श्वसन तंत्र से ही ये भी बीमारी संबंधित है। तीसरा बीमारी कौन सा है, तीसरा तो हम लोगों ने देखा, इसको तो बीमारी नहीं महामारी हम लोग बोल सकते हैं। महामारी था, कितना लोग साफ हो गया, इस महामारी है ये। तो ये तीसरा बीमारी था कोरोना, कोविड-19 इसका नाम था, और ये कोरोना वायरस से फैल रहा था। इसमें क्या होता था कि आपके फेफड़े में जो है कोरोना वायरस ही भर जाता था, जिसके कारण हम लोग श्वास अच्छे से नहीं ले पाते थे, वेंटिलेटर पे ले जाया जाता था, और फिर वो अंतिम स्थिति होता था, उसके बाद से व्यक्ति का बचना क्या होता था, लगभग मुश्किल होता था। तो इस बीमारी को तो हम लोगों ने जो है बहुत करीब से देखा। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों बीमारी जो है आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब इस वीडियो में इतना ही हम लोग समझेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग समझने वाले हैं परिवहन तंत्र के बारे में। किसके बारे में साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र क्या होता है, और परिवहन तंत्र में जो है रक्त क्या होता है, रक्त के प्रकार कितने होते हैं, रक्त जो है इसमें रक्त के बारे में, फिर उसके बाद से हृदय के बारे में हम लोग समझेंगे, हृदय भी आता है, फिर धमनी के बारे में समझेंगे, धमनी क्या होता है, फिर सिरा क्या होता है, सिरा क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। जीवन में साथी आपको याद रखना है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बीट्स कंफर्ट। यानी कि अगर आप डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करते हैं, अगर आपको जीवन में सफल होना है, जीवन में अगर आपको बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है या जीवन में सफल होना है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी। दुनिया का हर चीज छोड़ दीजिए, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता है। इसीलिए जीवन में पढ़ाई के लिए भी एक डिसिप्लिन बनाइए कि हमें जो है 2 घंटा 4 घंटा इतना घंटा जो है हमें पढ़ना है। अगर डिसिप्लिन रहेगा तो निश्चित रूप से जो है आपको बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।